जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था बच्चों? लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को रेजिस्टर्स को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं ये समझा दिया था। मैंने तुम्हें बताया था कि रेजिस्टर जब सीरीज में लगाते हैं तो उस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, पैरेलल में कैसे करते हैं। उसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन होता है जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने से पहले आप लोगों को आना चाहिए किरचॉफ्स लॉ। क्या आता है तुम लोगों को? देखो मुझे लगता है तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज भी आता है, चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, और मैंने तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज भी समझा दिया है। किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज दोनों ही हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो इस चैप्टर का एक पार्ट है तो हमें यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। करें शुरू? तो बच्चों शुरू करते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कितने हो गए बच्चों? 3, सीरीज, पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हमें ये पढ़ना है, लास्ट क्लास में हमने ये दोनों पढ़े थे, ठीक है? हाँ, ओ ये क्या कर दिया? अरे चलो ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आपको किरचॉफ्स लॉ आना चाहिए। एक बार जल्दी से उसको भी खत्म कर दें। तो बच्चों शुरू करते हैं किरचॉफ्स लॉ। देखो लास्ट चैप्टर में मैंने तुम्हें किरचॉफ्स लॉ समझा दिए थे। अगर किसी को याद है तो मुझे जल्दी बता दो। लॉ नंबर 1, पहला लॉ था जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ ये बोलता है कि किसी भी, अगर मान लो बहुत सारे वायर किसी एक पॉइंट में एंटर भी कर रहे हैं और लीव भी कर रहे हैं, तो टोटल सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज 0। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जंक्शन वाले पॉइंट पे जितना भी करंट एंटर कर रहा है एग्जैक्टली उतना ही लीव भी कर रहा है। हाँ या ना? तो बच्चों बताओ क्या लिखूं मैं इसमें? सम ऑफ ऑल द टोटल करंट एट जंक्शन इज 0। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल टोटल, हाँ, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। समझ में आ गया? और ये मैंने तुम्हें ऐसे समझाया था, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है और इसमें बहुत सारे वायर्स ऐसे आके उलझे हुए हैं, ठीक है? इधर से करंट आ गया I1, इधर से करंट आ गया I2, इधर से लीव कर रहा है I4, इधर से आ गया I3, ये हो गया हमारा I5, और ये हो गया I6, और ये हो गया I7। तो ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये हमारे लिए क्या हो गया? जंक्शन। तो बच्चों जंक्शन में जितना करंट एंटर कर रहा है एग्जैक्टली उतना ही लीव कर रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो जरा सोचो, अगर मान लो एंटर ज्यादा कर रहा है, लीव कम कर रहा है, तो बचा हुआ जो करंट है वो क्या पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जंक्शन पॉइंट खा गया क्या? गया कहाँ? समझ में आ गया? कैपेसिटर तो है नहीं जो स्टोर कर लेगा उसको, वैसे भी करंट को थोड़ी स्टोर करता है, वो चार्ज को करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो मान लेते हैं, जो करंट एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव है और जो लीव कर रहा है वो नेगेटिव है। तो एंटर जो कर रहा है वो क्या हुआ? I1 प्लस I2, I5 लीव कर रहा है तो माइनस का I5 हो जाएगा। I3 एंटर कर रहा है, I6 लीव कर रहा है, I4 भी लीव कर रहा है,
और I7 एंटर कर रहा है, तो इक्वल टू में क्या हो गया बच्चों, ये सबका सम 0। और बेहतर तरीके से लिखना है तो नेगेटिव वाले उधर भेज दो, क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I7 इज इक्वल टू I5 प्लस I6 प्लस I4। कोई दिक्कत? इन दोनों स्टेटमेंट का सेम ही मीनिंग है, और कम शब्दों का इस्तेमाल करना है तो डेल्टा I इज इक्वल टू 0, पर ये कहां पर होगा, एट जंक्शन। समझ में आ गया बच्चों? ये तुम्हारा जंक्शन लॉ यहीं पर खत्म होता है। पर फिर भी एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो जंक्शन लॉ है ये किस बात पर आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। खतरनाक बच्चे होते। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत? अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं, लिख लोगे, कॉपी में नोट कर लेना भाई। चलते हैं आगे। तो किरचॉफ का बच्चों दूसरा लॉ है लूप लॉ। लूप लॉ ये कहता है कि अगर आप एक किसी कंप्लीट, बच्चे यार पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लिया करो। अब मैं तुम लोग को देख रहा हूँ, वो उसको उधर से छेड़ रहा है, मतलब मैं बोर्ड की तरफ मुड़ूंगा तो तुम लोग पढ़ोगे, नहीं तो पीछे मुड़ूंगा तो पता लगेगा पीछे तुम ये हरकतें कर रहे हो। 2 मिनट के लिए सीरियस हो जाया करो। अब ये लूप लॉ समझ लो, पता है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो ना तो तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आएगा और ना ही उसका अगला टॉपिक समझ में आएगा। तो लूप लॉ ये कहता है कि अगर मैं किसी एक क्लोज लूप के अंदर टोटल वोल्टेज फाइंड करता हूं या पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करता हूं अक्रॉस ईच कंपोनेंट, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बच्चों, 0। समझ में आ गया? तो लूप लॉ ये कहता है इन एनी क्लोज्ड लूप the total potential drop across each component, the sum of the total, ठीक है, total potential drop across each component is 0। और देखो ये लो है ना, इसको मैं डायग्राम बना के नहीं समझा सकता, समझ गए ना? जैसे भी मैंने जंक्शन लॉ समझाया था, इसका कोई डायग्राम, ये तो जब कोई क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे तब समझ में आएगा। तो मैं तुम्हें अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। इसमें आप ये समझ लो डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यही है आपका लूप लॉ। क्लियर हो गया? अच्छा, ये लॉ किस बात पर आधारित है? ये इस बात पर आधारित है कि देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कहीं पर कोई लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी आप लूप लेने वाले हो उसके अंदर बैटरी भी आएगी, तो बैटरी से एनर्जी निकल रही है और हर कंपोनेंट से होकर गुजर रही है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत? अब इसमें कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। साइन कन्वेंशन ये देख लो, क्योंकि ये अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। साइन कन्वेंशन, मान लो बच्चों आपके रास्ते में एक कंपोनेंट आया जिसका नाम है रेजिस्टेंस। समझ गए? इसका रेजिस्टेंस कितना है, R। करंट यहां से कितना फ्लो हो रहा है, I। समझ गए? तो करंट भी इधर जा रहा है और आपकी डायरेक्शन भी यही है। व्हाट इज दिस? दिस इज माई डायरेक्शन। भाई आप एक बात बताओ ना, जब लूप लोगे या तो क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, कुछ तो चलोगे, तो आपकी भी तो कुछ डायरेक्शन होगी कि मैं ऐसे जा रहा हूं। तो मान लो मेरी डायरेक्शन ये है और करंट भी इधर ही जा रहा है, तो बच्चों मुझे बताओ V इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस का लोगे माइनस का, या आपको लेना है माइनस का?
याद रखना V इज इक्वल टू आई आर लोगे माइनस का अगर आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। कोई दिक्कत बच्चों? इसी तरीके से अब इसका जो ऑपोजिट वाला है वो समझाऊं या समझ गए? जो होशियार बच्चा होगा वो समझ गया होगा। मान लो करंट इधर जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है और ये हो गई माई डायरेक्शन, ये है हमारी डायरेक्शन। तो अब आप चेक करो, हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट है करंट की डायरेक्शन के, हाँ या ना? तो बच्चों V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस का आई आर। कोई दिक्कत? समझ गए? और एक बात, अगर मान लो आपके रास्ते में बैटरी आ गई और आपकी डायरेक्शन ये है, दिस इज माई डायरेक्शन, तो चेक करो बैटरी का जो वोल्टेज है वो प्लस का लिया जाएगा माइनस का? माइनस का भी लिया जाएगा। पूछो क्यों? आप इसको ऐसे याद कर लो कि आप पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पे जा रहे हो, बड़े से छोटे पे जा रहे हो, घट रहा है ना, तो V लिया जाएगा नेगेटिव का। और अगर मान लो बैटरी ऐसे लगी हुई है और ये हो गई आपकी डायरेक्शन, तो V हो गया प्लस का, क्योंकि आप छोटे से बड़े पोटेंशियल पे जा रहे हो। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलें आगे बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों, आज से पहले मैंने तुम्हें कई बार व्हीटस्टोन ब्रिज समझाया है और मैंने तुम्हें बस इतना बताया है कि अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ये रटने को बोला था। कोई रीजन या डेरिवेशन आज तक मैंने तुम्हें नहीं समझाई, आज मैं समझाने जा रहा हूँ, तो बोर्ड पे ध्यान से देखना अगर तुम्हें समझना है तो। और इसी में तुम्हें किरचॉफ लॉ कैसे लगाने वो भी समझ में आ जाएगा, और अभी जो मैंने तुम्हें लूप लॉ समझाया था वो भी इसमें यूज हो जाएगा। करें स्टार्ट बच्चों। देखो थोड़ा बदसूरत है पर काम चलाना पड़ेगा। ये चम्मच है ना, मेरी आंखों में खटक रही है। बच्चों तो बच्चों यहाँ पर मैं 4 रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। ये है R1, मान लेते हैं ये है R2, ये है R3 और ये रेजिस्टेंस है R4। बच्चों ध्यान से देख लो, इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे? पहले तो ये बताओ, क्या ये सीरीज है? नहीं। पैरेलल है? नहीं। कुछ नया दिख रहा है हमको, है ना? तो बच्चों चेक करो, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, यहां से करंट निकला I, ये है की K1 और ये है की K2। कोई दिक्कत तो नहीं है? की समझते हो ना? यहां से जो करंट यहां से निकला बैटरी से वो है बच्चों I। जब करंट I यहां पहुंचा, इसको 2 रास्ते मिले, हाँ या ना? तो मान लेते हैं इस वाली ब्रांच में जो करंट गया वो है I1। क्या है? तो इस वाली ब्रांच में कौन सा करंट गया होगा? दिमाग लगाओ। I माइनस I1। I आया, उसमें से I1 निकल गया, I माइनस I1। कोई दिक्कत? ये I माइनस I1 यहाँ पहुंचा और ये I1 यहाँ पहुंचा। बच्चों जब I1 इस पॉइंट, इसको नाम दे दो ना, A B C D E F G H, सही है? जब ये करंट I1 इस D पॉइंट पे पहुंचा तो ये अगेन इसको 2 रास्ते दिख रहे हैं, हाँ या ना? तो मान लेते हैं ये I1 से जो करंट यहाँ पर गया गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में वो है IG।
उसको हमने क्या मान लिया, IG। अब आप चेक करो I1 में से IG निकल गया तो बचा कितना यहाँ पे, कितना बचा, I1 माइनस IG। और जरा चेक करो इधर से IG आ रहा है और इधर से कौन आ रहा है, I माइनस I1। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों इस ब्रांच के अंदर, I माइनस I1 प्लस IG। कोई दिक्कत। अब ये वाला करंट और ये वाला करंट जब जुड़ेगा तो यहाँ पर कौन निकलेगा, चेक करो, I1 माइनस IG प्लस ये पूरा, यानी I माइनस I1 प्लस IG। चेक करो IG से IG गया और I1 से I1 गया, क्या बचा, तो देखो I करंट यहाँ से निकला था, I वापस आ गया। इसका मतलब जंक्शन लॉ यहाँ पर हमने बिल्कुल सही लगाया, कोई दिक्कत। चले आगे। अब सबसे पहले ये समझ लो व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। इफ, इसको आप एक तरीके से प्रिंसिपल समझ लो, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इफ 4 resistors R1, R2, R3 and R4 are arranged as shown in figure with battery of V volt and two keys K1 and K2 along with a galvanometer इसमें मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 को इस प्रकार लगाया जाए एक बैटरी V के साथ और 2 कीज के साथ K1 और K2, तो क्या होगा, then if key K1 is pressed first and then key K2, then if the bridge is balanced, then no current will pass through the galvanometer, through the galvanometer। क्या बोला इसमें कि अगर आपने ये अरेंजमेंट लगा लिया है, बना लिया है, तो अगर आपने पहले की K1 को लगाया, पहले की K1 लगा दी, ऐसे करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा, और बाद में आपने K2 की लगाई, तो याद रखना अगर ब्रिज बैलेंस है तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। समझ में आ गया। इसके अलावा मैंने तुम्हें एक बात पहले से भी बताई हुई है कि अगर मान लो इफ IG इज इक्वल टू 0, अगर इस ब्रांच में करंट 0 है तो इसका मतलब देन क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज बैलेंस्ड है। और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब R1 अपॉन R3 इक्वल हो जाएगा R2 अपॉन R4 के, R2 अपॉन R4 के। याद रहेगा, याद रहेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि अगर IG 0 हो गया, अगर ऐसा हुआ, इफ ब्रिज इज बैलेंस देन IG विल बी 0, तो ये आ कहां से गया। अब तक मैंने कहा था कि ये रट लो, अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं कि ये कहां से आया। करे शुरू, करे शुरू। तो ये नोट डाउन कर लेना कॉपी में, ये वाला पार्ट पे रेज कर देगा।
देखो जंक्शन लॉ तो इसके अंदर ऑलरेडी लग चुका है, अब हम लोग लूप लॉ लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पर जो है ना कुछ लूप लॉ लगाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो बच्चों। मुझे एक लूप नजर आ रहा है CBFC, मिला या नहीं? पहले आप ये देखो, कभी भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए ना बच्चों, पहले आप जंक्शन लॉ लगा के करंट को डिवाइड कर लेना। अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पर कितने करंट है, मतलब सॉरी कितने वेरिएबल है? I1 IG, हाँ या ना? तीन ही है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 वेरिएबल है, तो एटलीस्ट मुझे कम से कम 3 इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी। तो मैं एक लूप ले रहा हूं, क्लोज लूप CDFC, इन लूप CDFC। बच्चों जिस हिसाब से मैंने नाम लिखा है, चेक करना लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है, यानी ऐसे 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 ऐसे। अब आप चेक करो, अगर मैं C से D पे जा रहा हूँ, C से D, तो दिस इज माय डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन भी वही है, तो माइनस का I1 R1 आ जाएगा, सही है। उसके बाद यहां से नीचे आ जाओ बच्चों, देखो मेरी डायरेक्शन भी यही है और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो IG इंटू जी माइनस का होगा, माइनस का IG इंटू जी। मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, ठीक है। अब बच्चों चेक करो, मेरी डायरेक्शन है ऐसे और करंट आ रहा है इधर की तरफ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस का I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? सॉल्व कर ले इसको थोड़ा सा, क्या बन गया चेक करो। माइनस का I1 R1 माइनस का IgG प्लस IR3 माइनस का I1 R3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैंने दे दिया बच्चों। और हाँ ये बात याद रखना, हम जो ब्रिज ले रहे हैं ना वो बैलेंस्ड है, मतलब हमको पहले से ही ये बात पता है कि यहाँ पर IG क्या है बच्चों, IG 0 क्यों है? क्योंकि ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड। अगर बच्चों ये ब्रिज ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो जरा दिमाग लगाओ, IG की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ पे अब आप चेक करो IG की वैल्यू जैसे ही 0 डालोगे क्या बचेगा, माइनस का I1 R1 माइनस का I1 R3 प्लस का IR3, कोई दिक्कत, इक्वल टू 0। क्यों नहीं ये दोनों माइनस वाले मैं उधर भेज दूं? तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने इसको बना दिया IR3 इज इक्वल टू मैंने इन दोनों में से I1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा R1 प्लस R3, ये हो गई इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, एक और लूप देखो, DEFD, समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे लूप कौन सा ले रहा हूँ, DEFD। अब चेक करो मेरी डायरेक्शन इसमें ये है, हाँ या ना? क्लॉकवाइज अगेन सेम, तो करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब माइनस का I1 माइनस IG मल्टीप्लाई बाय R2। अच्छा फिर देखो इसके बाद मैं ऐसे आया, अब मेरी डायरेक्शन ये है बट करंट ऊपर जा रहा है, तो प्लस का हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG मल्टीप्लाई बाय R4, सही है। और उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, अब करंट नीचे आ रहा है, मेरी डायरेक्शन ऊपर है, तो प्लस का IG इंटू जी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? सॉल्व करें, कर दो भाई। माइनस का I1 R2 प्लस का IG R2 प्लस IR4 माइनस I1 R4 प्लस IG R4 प्लस IgG। बच्चों हम जानते हैं कि IG की वैल्यू 0 है क्योंकि ब्रिज बैलेंस है, तो उस लूप के लिए अलग से तो हम कुछ सॉल्व करेंगे नहीं, तो IG की वैल्यू इस पूरे में 0 डाल दो, ये वाला टर्म खत्म, ये वाला टर्म खत्म और ये वाला टर्म खत्म, हाँ या ना? क्योंकि IG की 0 वैल्यू डालोगे तो ये खत्म हो जाएगा ना। क्या बचा चेक करो,
IR4 बचा, ये रहा, और ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इन दोनों को उठा के 0 के उधर ले जाओ, कॉमन क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, समझ में आ गया। बच्चों चेक करो क्या दो इक्वेशन सफिशिएंट है, हाँ, क्योंकि हमारे पास दो ही तो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल कहाँ है, आईजी तो खत्म कर दिया, तो वेरिएबल कितने बचे हैं, तो इक्वेशन कितनी चाहिए, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन काफी है। अरे 10th क्लास से पढ़ा था ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होती थी, दो। और आपने 12th क्लास में मैट्रिक्स चैप्टर भी पढ़ा है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट की लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी ना, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल थे, तो इसलिए तीन इक्वेशन चाहिए थी, समझ गए। तो अब यहाँ दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन काफी है। करें शुरू बच्चों। अब क्या करोगे, अब इसके बाद आप कर दो इसको डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय सेकंड। करें शुरू, कर दो भाई। बच्चों ये के की वैल्यू ऊपर लिख दूं और v यहां लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ी जगह बनाने के लिए। अच्छा इसके अपॉन में ये आ जाएगा, चेक करो, i r3 अपॉन i r4, और इसके अपॉन में ये आ जाएगा i1 r1 प्लस r3 अपॉन i1 r2 प्लस r4। चेक करो, i1 से i1, i से i कट गया, यानी अब तो कोई वेरिएबल ही नहीं बचा। अब क्या करोगे बच्चों, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई का ऑप्शन बचा है, तो r3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, r3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा r2 प्लस r4 से, r2 प्लस r4, और इधर चेक करो r4 का मल्टीप्लाई r1 प्लस r3 से हो जाएगा, r4 का मल्टीप्लाई r1 प्लस r3 से। तो देखो r2 इंटू r3 कितना हो गया, r2 r3, r3 इंटू r4 कितना हो गया, r3 r4, इसका हो गया r1 r4, और इसका हो गया r3 r4। चेक करो, कट गया, कट गया। अब अगर मैं r1 के अपॉन में ये r2 को ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, r1 अपॉन r2, और अगर फिर यहां पर बचेगा कौन, r3, तो r3 के अपॉन में कौन आ गया, r4। पर बच्चों ये भी तो हो सकता था कि r1 के अपॉन में कोई बच्चा r2 के बजाय r3 ले जाता, मतलब r1 के अपॉन में r3 भी तो जा सकता था, क्या ये गलत है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, r2, तो r2 के अपॉन में कौन आ जाएगा, r4। अब जरा इसको फिगर में मैच कराओ, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू r3 अपॉन r4, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू r3 अपॉन r4। तो याद रखना, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये भी सही है, r1 अपॉन r3 इज इक्वल टू r2 अपॉन r4, r1 अपॉन r3 r2 अपॉन r4, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गई इसकी डेरिवेशन। न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे इसके ऊपर तो कर लोगे आराम से, किरचॉफ लॉ लगा लोगे, इसमें समझ में आ गया ना कैसे क्या लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही करना है सारा काम। चले आगे बच्चों, अब हम चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ। व्हीटस्टोन ब्रिज अभी खत्म नहीं हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, या तो बैलेंस्ड होगा, बैलेंस अगर है तो आईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और या फिर अनबैलेंस्ड होगा जिसमें आईजी की वैल्यू 0 नहीं होती है। समझ में आ गया, ये लाइन टेढ़ी है क्या, बैलेंस वाला बच्चों कैसा नजर आता है, चेक करो, इसको ऐसे बना दूं कोई दिक्कत तो नहीं है। बैटरी ए और बी पॉइंट के बीच में अगर लगी है, ये रेजिस्टेंस है मान लो R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3 और ये रेजिस्टेंस है R4,
गैल्वेनोमीटर है G। तो अगर मान लो हमें पहले से ही पता है कि वो बैलेंस्ड है, तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? ये वही डायग्राम है जो मैंने अभी यहाँ पर डेरिवेशन के टाइम पे बनाया था, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक से देखो, करंट आया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर बीच में गैल्वेनोमीटर, और फिर इस तरीके से, समझ गए? तो अगर ब्रिज बैलेंस है तो याद रखना दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब R1 अपॉन इज इक्वल टू R3 अपॉन, या हम ये भी बोल सकते हैं R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। कोई दिक्कत? चलें आगे बच्चों। इसके अलावा अगर अनबैलेंस की बात की जाए तो ये फर्दर दो टाइप का होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अनबैलेंस्ड बट सिमेट्रिक, अनबैलेंस्ड बट एसिमेट्रिक, या नॉन सिमेट्रिक, कुछ भी बोल लो बच्चों। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? यहाँ पे सिमेट्रिक का मतलब ये है, देखो ध्यान से देखो, जैसे मान लो इसका रेजिस्टेंस है P, इसका रेजिस्टेंस है Q, तो यहां पर इसका P है, इसका Q है। समझ में आ गया? देखो पहली बात तो ये बैलेंस नहीं है, तो IG 0 इस बार नहीं होने वाला, यानी इस ब्रांच में करंट कुछ ना कुछ जाएगा। क्योंकि अगर इस ब्रांच में करंट नहीं जाता होता ना, तब तो यही वाला केस उठा के मैं यहाँ लगा देता, हाँ या ना? पर क्योंकि यहाँ से करंट जाएगा, तब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? कोई तरीका है आपके पास? तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके बचे इस दुनिया में। तरीका नंबर 1, आप यहां पर किरचॉफ लॉ लगाइए, जो अभी सिखाया था, या फिर मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, R इक्विवेलेंट का, ये रट लो। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ PQ प्लस G P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2G प्लस P प्लस Q। समझ में आ गया? आप या तो ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर देना इसके अंदर, या फिर किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व कर लेना, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। कोई दिक्कत? इसके अलावा अगर एसिमेट्रिक की बात करें बच्चों, तो एसिमेट्रिक वाला कैसा दिखेगा जरा सोचो। मतलब एक तो बैलेंस नहीं है, ऊपर से वो सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक में ये होता है कि ये वाला इसके से जैसा सेम होता है और ये वाला इसके जैसा सेम होता है। मतलब देखो करंट यहाँ से जब डिवाइड होगा ना, तो जो करंट यहाँ P में गया है, वही करंट यहाँ से P में जाएगा, इधर से नेगेटिव वाला। समझ में आ गया? अब ये असिमेट्रिक हो गया। असिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि अब तो ये चारों रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो गए हैं। इसका नाम है मान लो P Q R और S। तो इसमें भी आपके पास दो ही मेथड बचे हैं कुल मिला के। इसमें भी आपके पास दो मेथड है। नंबर 1 किरचॉफ्स लॉ, यही आपकी मदद कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा यहाँ पर भी आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, वो मैं यहाँ नीचे लिख दूं, खाली जगह पे लिख दूं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा R net इज इक्वल टू PQ R प्लस S प्लस RS P प्लस Q प्लस G P प्लस Q R प्लस S, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में G P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस
P प्लस आर इंटू क्यू प्लस एस। समझ में आ गया? याद रखना ये जो फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है ये कहाँ लगाओगे? देखो चारों रेजिस्टेंस अलग अलग हैं इसके अंदर, वो तो यहाँ पर भी थे, चारों अलग थे ना, पर बच्चों ये सिमेट्रिक था, IG 0 हो गया था। यहाँ पर दिक्कत ये इन दोनों केस में IG 0 नहीं है, मतलब बीच में से करंट जा रहा है, तब आप क्या करोगे? मेन दिक्कत तो यही है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, या तो किरचॉफ लॉ लगाओगे या आप ये फॉर्मूला लगा देना इस केस में। और ये वाला कौन सा केस है? सिमेट्रिक वाला, इसमें ये फॉर्मूला लगा देना। कोई दिक्कत? चले आगे। बच्चों एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। इफ a wire is cut into n pieces, then resistance of each piece क्या होगा बच्चों? will be, जल्दी बोलो। एक वायर है जिसके मैंने कितने टुकड़े करे हैं? सारे बराबर लेंथ के करे, समझ गए? तो एक जो पीस होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R by N। नहीं आया समझ में? ये तो सिंपल है ना। अच्छा अब आगे चलते हैं। If a wire of resistance R, ये मैं ऊपर लिखना भूल गया था, is again cut into n pieces and then form a bundle of it, then the new resistance will be। तो बच्चों क्या होगा इसका रेजिस्टेंस? कुछ समझ में आया बच्चों? एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस R है, उसके मैंने कितने पीस कर दिए? N, सबकी लेंथ बराबर है, मतलब इक्वल पीसेस करे, और उन सबको इकट्ठा करके एक के ऊपर एक रख के ऐसे समझ लो कि मैंने ना उनका बंडल बना दिया, मतलब ऐसा एक बंडल बन गया वायर्स का। समझ पा रहे हो? उन सभी पीसेस को इकट्ठा करके और मैंने ऐसे करके पकड़ लिया उनको। क्या बन गया बच्चों? क्या नजर आ रहा है सामने से? बंडल। तो अब इस बंडल का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? बोलो। याद रखना उसका रेजिस्टेंस होगा R बाय। कोई दिक्कत? चले आगे। अगर मान लो बच्चों कोई क्यूब है और उस क्यूब के हर एज पर रेजिस्टेंस लगा रखा है और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, या आप ये भी मान सकते हो कि एक क्यूब है जिसका हर एज, देखो वायर से क्यूब बनाया होगा तो उसकी एज पे वायर ही होंगे, तो हर एज का रेजिस्टेंस R है। दोनों बातों का एक ही मतलब है। अगर मेरी दोनों बातें समझ में नहीं आई तो डायग्राम देखो। क्यूब नजर आ रहा है बच्चों? हर क्यूब के एज पर एक रेजिस्टेंस है, तो कितनी एज होती है टोटल बच्चों? 12। तो रेजिस्टेंस भी कितने हुए? 12। हो गए 12 रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बच्चों? R। ठीक है, तो इसके कॉर्नर को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम है बच्चों A, इसका नाम है B
इसका नाम है C, इसका नाम है D, E, सॉरी D के बाद E इस पे आएगा, E, F, G, H। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो क्या करेगा, देखो बैटरी हमेशा दो एंड पे लगाई जाती है, हाँ या ना। तो जो बैटरी लगी होगी बच्चों, हो सकता है वो A या B के बीच में लगी हो, हाँ या ना। तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों अक्रॉस AB, जल्दी बोलो, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन अक्रॉस AB। अगर बैटरी AB के क्रॉस लगा दी, करंट तो पूरे में जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7/12 ऑफ R। याद रहेगा बच्चों। अगर ये बैटरी A और C के बीच में लगा दी तो चेक करो, बैटरी A और C के बीच में है तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, सोचो और दिमाग लगाओ। तो इसका रेजिस्टेंस होगा 3/4 टाइम्स ऑफ R। और अगर बैटरी मैंने लगा दी A और F के बीच में, मतलब बॉडी डायगोनल, देखो ये क्या था, along edge, बैटरी इज कनेक्टेड along edge, AC में बैटरी इज अटैच along फेस डायगोनल। और यहां पर आप चेक कर सकते हो RAF की बात हो रही है, तो कहीं ये बॉडी डायगोनल तो नहीं है बच्चों, बॉडी डायगोनल। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5/6 टाइम्स ऑफ R। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बच्चों। ये तीन फॉर्मूले आपको आजीवन हमेशा याद रखने हैं, याद रहेगा। अगर यहां पर मैं हर एक एज पर कैपेसिटर लगा दूं तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस खाली रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12/7C, 4/3C and 6/5C। C is the capacitance of each capacitor which is placed at the edge of this cube। समझ में आ गया। तो बच्चों ये इसके ऊपर ना या तो MCQ आता है या बाई चांस ही क्वेश्चन आ जाते हैं, डेरिवेशन इसकी कोई पूछता नहीं है। बट फिर भी अगर आपको इसकी कंप्लीट डेरिवेशन चाहिए तो आप चैप्टर 2 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट में चैप्टर 2 में जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें ये डिटेल में समझाया हुआ है। समझ में आ गया, याद कर लोगे, चले आगे। बंद हो गया भाई। तो बच्चों रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और व्हीटस्टोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं ज्यादा से ज्यादा, और अगर कोई नहीं आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हमने लास्ट चैप्टर में किए थे, याद है कि भूल गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेल। समझ में आ गया। फिर सेल के ऊपर भी वही थ्योरी है, सेल इन सीरीज, सेल इन कॉम्बिनेशन, समझ में आ गया। और फिर चैप्टर को हम खत्म करेंगे। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चंस की एक वीडियो बना के जरूर डालूंगा इस चैप्टर की। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।